स्पीड ऑफ वेव। सबसे पहले देखो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। वेव हमारी दो प्रकार की थी ना, एक ट्रांसवर्स दूसरी लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव में सबसे पहले देखो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कौन सा है? ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स वेव के अंडर सब हेडिंग है, ठीक है। तो इन वैक्यूम में ट्रांसवर्स वेव की स्पीड होती है c, जो कि होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है? √μ0 और एप्सिलॉन नॉट। μ0 क्या है? परमिएबिलिटी। μ0 क्या है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। 12th में पढ़ेंगे ये फॉर्मूला भी और ये परमिएबिलिटी भी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस माने वैक्यूम की परमिएबिलिटी। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है पर्टिकुलर। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ डालें तो ये डालने के बाद कितनी आती है वैल्यू? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो वैल्यूज़ मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ, या लिख दूँ? ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फालतू कन्फ्यूज़न जनरेट करने की। आपको याद रखना है ये स्पीड है। जब भी आपसे डायमेंशन फार्मूला पूछेगा 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का, तो क्या होगा? LT-1। ठीक है, डायमेंशन में पढ़ाया है मैंने ये, ठीक है। इन मीडियम, अगर मीडियम में स्पीड देखनी है वेव की तो क्या होगी? 1/√μ एप्सिलॉन। म्यू क्या है? म्यू क्या है? मीडियम की, क्योंकि मीडियम में वेव तो मीडियम की परमिएबिलिटी। और एप्सिलॉन क्या है? मीडियम की परमिटिविटी। अलग अलग मीडियम के लिए परमिएबिलिटी और परमिटिविटी अलग अलग होती है, इसलिए वेव स्पीड भी अलग अलग होगी, ठीक है ना। किसकी भी स्पीड देख रहे हैं हम? किसकी स्पीड देख रहे हैं? ट्रांसवर्स वेव की, ठीक है। ट्रांसवर्स EM वेव ट्रांसवर्स वेव है। नाउ वेव प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। जिस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करोगे और उसको वाइब्रेट करोगे तो कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी उसमें? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग देखी आपने? वाइब्रेट कराया है गिटार के स्ट्रिंग को, ऐसे दिखाते हैं, देखो ये ऐसे यहाँ लोड सस्पेंड कर दिया तो ये स्ट्रिंग स्ट्रेच हो गई ना। स्ट्रिंग में टेंशन आएगी, किसके बराबर होगी स्ट्रिंग में टेंशन? यहाँ जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में वो किसके इक्वल होगी? ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग, यहाँ पे T किसके इक्वल होगी? mg के, इस लोड के इक्वल होगी। अब वाइब्रेट कराएंगे तो इसमें वेव चलेगी, तो जो कौन सी वेव होगी इसमें? ट्रांसवर्स, ठीक है। उस ट्रांसवर्स वेव की स्पीड होती है v = √T/μ। क्या होती है? √T/μ। T क्या है? टेंशन इन स्ट्रिंग, और म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। परमिबिलिटी नहीं है हर जगह साहब, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब मास अपॉन लेंथ, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? आप सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आप लेबोरेटरी में हैं तो D क्या हो जाएगा? डायमीटर स्ट्रिंग का निकाल सकते हैं। लेट D जो है वो डायमीटर है ऑफ स्ट्रिंग। D स्ट्रिंग का डायमीटर है और L जो है वो क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, मटेरियल जिससे बना हुआ है उसकी डेंसिटी है।
तो मास पर यूनिट मास क्या होगा बोलो, म्यू क्या होगा, मास अपॉन लेंथ होगा ना, होगा। और मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इससे निकलेगा, देखो क्या होगा स्ट्रिंग का वॉल्यूम, पाई डी स्क्वायर एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, स्ट्रिंग का आप डायामीटर नाप सकते हैं लैब में, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉस से डायामीटर नाप सकते हैं। डायामीटर का आधा हो जाएगा रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर करोगे यानी d/2 का स्क्वायर, तो वॉल्यूम ये हो गया। तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो पाई डी स्क्वायर एल अपॉन 4l इंटू रो, एल से एल कट गया, देखो लेंथ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या चाहिए, मास पर यूनिट लेंथ फाइंड करने के लिए स्ट्रिंग की डेंसिटी और स्ट्रिंग का डायामीटर। इसको यहाँ रख दूँ मैं, तो क्या हो जाएगा v √t अपॉन म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √t अपॉन पाई डी स्क्वायर रो अपॉन 4। तो क्या आ गया v 2 अपॉन पाई टू अपॉन डी बाहर आ गया ना, t अपॉन पाई रो। कर दो आरे दूसरा लिखो, एक मिनट रुको, अभी ट्रांसवर्स वेव की अभी स्पीड लिखो इन सॉलिड, ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड। एक चीज़ और लिख लो अभी, ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड। ट्रांसवर्स वेव की स्पीड होगी सॉलिड में v इज इक्वल टू √y अपॉन रो। याद रखना इसको, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या है, सब याद करना है। y क्या है, y क्या है, यंग्स की स्पेलिंग सही कर लेना है। अरे YOUNG कर लिया यार, यंग्स मॉड्यूलस। और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड है सॉलिड में, ठीक है। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दूसरा है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इन लिक्विड, लिक्विड में जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की स्पीड है वो है √b अपॉन रो। क्या है, √b क्या है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ लिक्विड। b क्या है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ लिक्विड। और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन गैसेज, इन गैसेज। गैसेज में क्या है स्पीड, √b अपॉन रो। b क्या है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ
कहीं पढ़ा है हमने बल्क मॉड्यूलस गैस का? कहाँ हैं? वहाँ तो पढ़ा था बेटा, गैस का कहाँ निकाला था बल्क मॉड्यूलस? थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉड्यूलस निकाला था। आइडियल गैस का बल्क मॉड्यूलस प्रोसेस पे डिपेंड करता है। क्या आया था आइसोथर्मल प्रोसेस का बल्क मॉड्यूलस? P। और एडियाबेटिक प्रोसेस का गामा टाइम्स P। आइसोट्रोपिक प्रोसेस का XP। याद आया? ठीक है, तो रो क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रोसेस पे डिपेंड करता है बल्क मॉड्यूलस। प्रोसेस बदल जाएगी, बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। याद है थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर के इक्वल होता है, ठीक है। और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हाँ न्यूटन फॉर्मूले में और लाप्लास करेक्शन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में गामा टाइम्स ऑफ P होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्पीड का फॉर्मूला। गैसियस मीडियम में साउंड की स्पीड, साउंड कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो क्या लगाओगे साउंड की स्पीड गैसियस मीडियम में निकालने के लिए? √B अपॉन रो। B की जगह क्या लोगे? बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। कौन सा बल्क मॉड्यूलस लोगे? डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस, कि साउंड जब गैसियस मीडियम में ट्रैवल करता है तो साउंड का ट्रैवल करना इन गैसियस मीडियम कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। लिखो स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। लिखो न्यूटन्स फार्मूला। सबसे पहले लिखो न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला एंड लाप्लासेस करेक्शन। ये आपसे पूछेगा साउंड की स्पीड गैसियस मीडियम में, एयर में, न्यूटन फार्मूला और लाप्लास करेक्शन के साथ। न्यूटन्स फार्मूला साउंड की स्पीड को यही आ जाएगा 3 से 5 नंबर में, ठीक है। लिखो द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। न्यूटन्स फार्मूला में लिखो द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर was first obtained by Newton. Was first obtained by Newton. Full stop. He assumed that when sound propagates through air, then the change taking place in air is isothermal in nature. Is isothermal in nature. यानी न्यूटन ने क्या अज्यूम किया कि जब साउंड गैसियस मीडियम में ट्रैवल करता है, एयर में साउंड की स्पीड निकालना, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लो इसको। न्यूटन फार्मूला एंड लाप्लासिस करेक्शन, ठीक है। जब भी साउंड की स्पीड को गैसियस मीडियम में, न्यूटन ने यह अज्यूम किया जब साउंड गैसियस मीडियम में ट्रैवल करता है तो मीडियम में जो चेंज है
एयर में जो चेंज है वो किस नेचर का है? आइसोथर्मल नेचर का चेंज है, ठीक है। और बल्क मॉड्यूलस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, सबसे पहले हम बल्क मॉड्यूलस निकाल लें फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब मेरी बात सुनो बच्चों ध्यान से, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जब आप बल्क मॉड्यूलस निकालोगे, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए? कांस्टेंट, याद है? ठीक है, हैं? तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट अपॉन बी। तो dP अपॉन dV स्लोप निकालोगे ना, क्या आएगा? माइनस कांस्टेंट अपॉन v स्क्वायर, याद है? यहाँ पे P भी डाल दोगे तो स्लोप क्या आया था? बोलो, माइनस P/V आया था। अब बल्क मॉड्यूलस निकालोगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, क्या होगा? माइनस अपॉन dV, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, वही सब कुछ कर रहा हूँ। तो माइनस ऑफ V इंटू dP अपॉन dV, इसको यहाँ डालोगे तो क्या आएगा? P। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर है? प्रेशर के बराबर, ये दिखाना होगा पहले, ठीक है। नाउ सिंस स्पीड क्या होती है? गैसियस मीडियम में साउंड की स्पीड क्या होती है? अंडर रूट B अपॉन रो, और B किसके बराबर है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए? प्रेशर के। तो क्या आ गई स्पीड? अंडर रूट P अपॉन रो, ठीक है, ठीक है। तो एट 1 ATM, 1 ATM कहाँ पे होता है प्रेशर? सी लेवल पे। 1 ATM मतलब कितना? 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। और डेंसिटी ऑफ एयर कितनी? 1.4 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे साउंड की स्पीड निकालें हम, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एयर में जो साउंड की स्पीड न्यूटन ने निकाली वो आई 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 1.4। न्यूटन ने जब इसको सॉल्व किया तो ये आई लगभग 280 मीटर पर सेकेंड। कितनी आई? 280 मीटर पर सेकेंड। ये तो सब अब मैंने निकलवा रखा है ना, याद है? स्लोप निकाल के बल्क मॉड्यूलस निकालना है, ठीक है। यही आएगा ही एग्जाम में, याद रखना। न्यूटन फॉर्मूला, लाप्लास करेक्शन। दोनों एक साथ आता है। कहाँ फंस गई? लखनऊ बनारस से आके यहाँ पे हैं न, कहाँ आराम से घर में बैठी थी अपना, ना क्लास हो रही थी ना कुछ। FMQ में आके अटक गई बेचारी, 6-6 घंटे पढ़ना पड़ रहा है। पता नहीं, 0 डिग्री होता है शायद। एक पे 1 ATM होता है, एक पे 1 बार होता है शायद। बार, एक पे बार होता है, एक पे ATM होता है किसी STP NTP में, ऐसा कुछ होता है शायद। हाँ, STP पे ATM होगा फिर, और NTP पे बार होगा फिर। मैं देख लूँगा, चेक कर लूँगा। किसी पे एक पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है। अब मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं क्या होता है, ठीक है, देख के बता दूँगा। हाँ जी, क्या लिखा?
हो गया, लिखो however the experimental value of sound in air is the experimental value of sound in air is 332 meter per second. 332 meter per second. Experimental value of sound in air is 332 meter per second, which is much higher than given by Newton's formula. ठीक है, लगभग 15% का डिफरेंस है, 15% के अराउंड आएगा ये डिफरेंस, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है डिफ़र कर रही है वैल्यू। इसका मतलब जो है न्यूटन का सजेशन जो है वो गलत है, न्यूटन का जो एजम्पशन था वो गलत था, तो इसमें लाप्लास ने करेक्शन दिया, तो इसको लाप्लासेस करेक्शन, LAPLACE Laplace's correction in order to remove the discrepancy between theoretical and experimental values, in order to remove the discrepancy between theoretical and experimental values of velocity of sound, comma, Laplace modified Newton's formula by assuming that propagation of sound in air is adiabatic process. Propagation of sound in air is adiabatic process. ठीक है, तो साउंड का जो प्रोपगेशन है वो कौन सी प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, अब इसके नीचे चलेगी गाड़ी, क्या होता है एडियाबेटिक रिलेशन? पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट अपॉन गामा, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? वी की पावर गामा प्लस 1, और आगे गामा भी आएगा ना, यहाँ गामा पहले ले लेंगे, गामा में से माइनस कर देंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे कांस्टेंट की जगह यहाँ गामा, यहाँ पी वी की पावर गामा डाला, यहाँ वी की पावर गामा इंटू वी, तो ये क्या आएगा? माइनस ऑफ गामा इंटू पी अपॉन वी। ठीक है भाई साहब, ठीक है, तो यहाँ पे आप जब डालोगे तो क्या आएगा निकल के? गामा पी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की बात है ये। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो बल्क मॉडुलस है वो क्या है? गामा पी है, और यहाँ पे गामा रख दिया, अब तो क्या हो गई साउंड की स्पीड गैसियस मीडियम में? यहाँ गामा डालोगे ना, तो क्या यूज करोगे? बोलो, साउंड की स्पीड को गैसियस मीडियम में निकालने के लिए क्या यूज करोगे? v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। गामा क्या है? Cp अपॉन Cv है। ठीक है, एयर के लिए अब ये सब वैल्यूज यहाँ डाल दो। ठीक है, ये तो सब ये हो गया कहानी। अब यहाँ पे अब इसके लिए कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो अब एयर के लिए फॉर एयर गामा की वैल्यू होती है कितनी? अंडर रूट, अब गामा की वैल्यू होती है 1.41।
ठीक है, तो एट P इज इक्वल टू 1 ATM, 1 ATM मतलब 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, वही सी लेवल पे, ठीक है। और क्या डेंसिटी कितना, वही 1.4 kg पर मीटर क्यूब। इस वैल्यू पे अंडर रूट पी बाई रो हमने क्या निकाला था, अंडर रूट 180, तो यहाँ से क्या आएगा, ये गामा की वैल्यू 1.41, और ये सॉल्व करके तो हमने 280 निकाला है ना, तो ये 331 पॉइंट कुछ आएगा, कोई 3 विरी लगभग, ठीक है, लगभग इतना आएगा। ठीक है, लिखो विच इज in good argument with experimental value, which is in good argument with experimental value। कितनी, 332 मीटर पर सेकेंड। Hence it is assumed that propagation of sound in air is adiabatic process, ठीक है। Hence it is assumed that propagation of sound in air is एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। साउंड का प्रोपगेशन एयर में जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है बच्चों। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। साउंड की वेलोसिटी हमने क्या निकाली है, अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, बी अपॉन रो था ना, बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी है। और हमने क्या पढ़ा था लाप्लास करेक्शन में कि साउंड का गैसियस मीडियम में चलना एडियाबेटिक प्रोसेस है, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी होती है, गामा पी अपॉन रो, जहाँ पी क्या है, गैस का प्रेशर है, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस है, ठीक है। तो इसी पी अपॉन रो के अकॉर्डिंग तुम्हें फॉर्मूले याद है ना, आरएमएस स्पीड के, तो क्या था, अंडर रूट 3p अपॉन रो, साथ में क्या था, अंडर रूट 3 RT अपॉन एम भी लिख सकता हूँ ना, और सॉरी 3 की जगह क्या आएगा यहाँ, गामा पी बाई रो RT बाई एम के ही बराबर होगा ना, ठीक है। ये साउंड की स्पीड के लिए आपका ये है पहली बात, देखो पहली बात, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इज गैसियस मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। स्पीड ऑफ साउंड इन, इसमें तो प्रेशर आ रहा है, फिर क्या हो रहा है यार, ये गैसियस मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। याद रखना फॉर्मूले में प्रेशर है, लेकिन साउंड की स्पीड जो है किससे इंडिपेंडेंट होती है, बोलो, गैस के प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है साउंड की स्पीड, ठीक है। क्यों इंडिपेंडेंट होती है कि अगर प्रेशर बढ़ता है, जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, यानी प्रेशर के बढ़ने से डेंसिटी में सेम चेंज आता है, प्रेशर के घटने से डेंसिटी सेम वैल्यू में घटती है। तो पी बाई रो रेशियो क्या बना रहता है, कांस्टेंट। इसलिए साउंड की स्पीड जो है वो प्रेशर से, गैस के प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, याद रखना, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात देखो कि v जो है स्पीड ऑफ साउंड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रो क्या है,
डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। तो अब किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है? ह्यूमिड एयर की डेंसिटी ड्राई एयर से कम होती है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, एयर की डेंसिटी ह्यूमिड एयर में कम होती है ड्राई एयर से, ठीक है। तो इसलिए जो है साउंड की स्पीड ह्यूमिड एयर में साउंड की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी, किससे? ड्राई एयर से, ठीक है। तीसरा क्या है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अंडर रूट टी के। टी क्या चीज़ है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन में रखना है यहाँ पर इस टेम्परेचर को, ठीक है। और इस मास ऑफ क्या है ये? गैस, मोलर मास ऑफ गैस, यहाँ किस में रखना है इस मोलर मास को? केजी में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब गर्मी में साउंड की स्पीड, हॉट डे में साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी किससे? बोलो, कोल्ड डे से, ठीक है। और किस पे भी डिपेंड कर रहा है? गामा के ऊपर है, गामा, ठीक है। साथ साथ साउंड की स्पीड जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? बोले अंडर रूट गामा बाई एम भी कह सकते हो ना, ठीक है। अगर मिक्स गामा क्या होता है? गामा क्या होता है? Cp अपॉन Cv। दो गैसेस का मिक्सचर होगा, उसका गामा निकाल सकते हो। ड्राई एटॉमिक मोनोएटॉमिक गैस का गामा कितना है? 5/3 या 1.67। डायएटॉमिक का गामा कितना है? 7/5 या 1.4। और ट्राइएटॉमिक का कितना है? 4/3 या 1.33। अगर गामा मिक्सचर, दो गैसेस का दो गैसेस का अगर मिक्सचर है तो गामा ऑफ द मिक्सचर कैसे निकालोगे? N1 प्लस M2 अपॉन गामा मिक्सचर -1 इज इक्वल टू N1 अपॉन गामा 1 -1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 -1। समझे मेरी बात को? N1 क्या है? पहली गैस के मोल, ठीक है। गामा 1 पहली गैस का गामा, मोनोएटॉमिक गैस के 2 मोल हैं तो मोनोएटॉमिक का गामा, डायएटॉमिक गैस के 3 मोल हैं तो डायएटॉमिक का गामा। और ये किसका गामा हो गया? मिक्सचर का गामा हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है गामा मिक्सचर निकालने के लिए, ठीक है। और मोलर मास ऑफ द मिक्सचर अगर निकालना पड़ जाए तो जैसे ऑक्सीजन और 2 मोल ऑक्सीजन और 3 मोल नाइट्रोजन मिक्स कर दिए तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? 32 ग्राम। और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है? 28 ग्राम। तो मिक्सचर में अगर साउंड ट्रैवल कर रहा है तो एम मिक्सचर लेना पड़ा तो क्या लोगे? तब वहाँ एम मिक्सचर लेना पड़ेगा, मिक्सचर का मोलर मास लेना पड़ेगा, ठीक है। किसी एक गैस में ट्रैवल कर रहा है साउंड तो उसका तो मोलर मास यहाँ रख दोगे, लेकिन वो कहे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर है, उसमें साउंड ट्रैवल कर रहा है तो अब आपने मोलर मास ऑफ द मिक्सचर निकालना पड़ेगा। मोलर मास ऑफ द मिक्सचर क्या होगा? N1 M1, जहाँ N1 क्या है? पहली गैस के मोल्स, और M1 क्या है? पहली गैस का मोलर मास, प्लस N2 M2 अपॉन, अगर 3 गैसेस हैं तो एक टर्म और आ जाएगा, प्लस N3 M3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। यहाँ पे एक और टर्म आ जाएगा N3 अपॉन गामा 3 -1, अगर 3 गैसेस का मिक्सचर है तो, ठीक है। अगला क्या है? अगर साउंड की स्पीड जो है, अगर ये साउंड की स्पीड है, ये किसकी स्पीड है? साउंड की स्पीड। और ये किसकी स्पीड है? W, विंड, ठीक है। विंड उसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में साउंड चल रहा है, तो क्या होगा स्पीड? V + W, ठीक है। और अपोजिट चल रही है तो V - W, ठीक है। विंड पे भी डिपेंड करती है, स्टेशनरी मीडियम में है ये स्पीड, ठीक है। यहाँ पे क्या है? विंड की स्पीड इसमें ऐड हो जाएगी और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर साउंड इधर चल रहा है और विंड इधर चल रही है, W = विंड, तो क्या हो जाएगी ये? V - W, ठीक है। और अगला क्या है? स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड? बताओ। मीडियम, ठीक है।
किस में ज़्यादा है साउंड की स्पीड? सॉलिड मीडियम में साउंड की स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है किससे? लिक्विड से। और लिक्विड में ज़्यादा होती है किससे? गैसेस से। ठीक है, तो जहाँ वेव की स्पीड ज़्यादा होती है वो मीडियम क्या होता है? रेयरर होता है, रेयरर। तो साउंड के लिए रेयरर मीडियम कौन है? सॉलिड ज़्यादा रेयरर है किससे? लिक्विड से। और लिक्विड ज़्यादा रेयरर है किससे? गैस से। समझ रहे हैं बात को? हाँ, ये ज़्यादा, ये रेयरर है रे छोकरे साउंड के लिए, ये डेंसर है। और सबसे ज़्यादा डेंसर कौन है? गैस है। ठीक है, किसी भी वेव के लिए रेयरर मीडियम वो होता है जहाँ उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और डेंसर वो होता है जहाँ उसकी स्पीड कम होती है। अगर साउंड वाटर से एयर में जा रहा है तो कहाँ से कहाँ जा रहा है? रेयरर से डेंसर में जा रहा है। और एयर से वाटर में जा रहा है तो डेंसर से रेयरर में जा रहा है। तो नॉर्मल से अभी बेंड करेगा, लाइट का उल्टा होता है यहाँ। ठीक है, लिखो अगली बात, जल्दी धाएं धाएं लिखते रहो। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, धाएं 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 जल्दी जल्दी लिखो। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, क्या लिखा? लिखो, व्हेन वेव ट्रैवल फ्रॉम रेयरर, रेयरर के ब्रैकेट में लिखो हाई वेलोसिटी, कौन सा मीडियम रेयरर होता है? जहां वेलोसिटी, सॉलिड नहीं रे, जहाँ वेलोसिटी हाई होती है। ठीक है, व्हेन वेव ट्रैवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, ब्रैकेट में लिखो लो वेलोसिटी, ब्रैकेट क्लोज करके लिखो मीडियम। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट सफर्स फेज चेंज ऑफ पाई और 180 डिग्री। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट सफर्स फेज चेंज ऑफ पाई और 180 डिग्री। ठीक है, अगर वेव जो है रेयरर से डेंसर की तरफ को जा रही है, मान लो ये एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग ऐसे है, बच्चों सुन लो मेरी बात ध्यान से छोकरो, देखो स्ट्रिंग ऐसी है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग हैवी है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग हैवी है, तो यहाँ मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा स्ट्रिंग का? म्यू ज़्यादा। और साउंड की स्पीड हमने क्या देखी थी स्ट्रिंग में? याद करो, √T/μ देखी थी ना। पूरी स्ट्रिंग में टेंशन एक ही है, तो जहाँ म्यू ज़्यादा होगा वहाँ स्पीड कम होगी। तो ये यहाँ पे स्पीड अगर v1 है और यहाँ पे स्पीड v2 है, तो कहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी? v1 बड़ा होगा v2 से। जब आप इस स्ट्रिंग को जर्क दोगे तो इसमें वेव प्रोड्यूस होगी, ट्रांसवर्स वेव। तो उस ट्रांसवर्स वेव की स्पीड यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, तो कहाँ पे ज़्यादा होगी? यहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये वेव के लिए कौन सा मीडियम होगा? रेयरर। और ये कौन सा मीडियम होगा? डेंसर। मीडियम कहाँ चेंज होगा? इस बाउंड्री पे चेंज होगा, इस बाउंड्री पे। अगर वेव यहाँ प्रोड्यूस की गई यानी इधर से इधर को ट्रैवल कर रही है, ठीक है, वेव इधर से इधर को ट्रैवल कर रही है, तो ये कौन सा मीडियम है वेव के लिए? रेयरर है। और ये कौन सा मीडियम है? डेंसर है। इसका मतलब वेव कहाँ से कहाँ जा रही है? रेयरर से डेंसर जा रही है।
ठीक है। और अगर वेव इधर से इधर चल रही है तो इसका मतलब वेव कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है। अगर ऐसा है, मैंने क्या बताया, अगर वेव चल रही है कहाँ से कहाँ, बोलो, रेयर से डेंसर। देखो ये v1 वेलोसिटी से वेव चल रही थी, तो जब वेव यहाँ पहुंचेगी तो रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर ये लूप पहुंचेगा यहाँ तो रिवर्स लूप रिफ्लेक्ट होगा, यानी फेज चेंज मिलेगा कितने का, पाई या 180 का। जब वेव यहाँ पहुंचेगी तो कुछ एनर्जी आगे ट्रांसमिट हो जाएगी, जो एनर्जी आगे ट्रांसमिट होगी वो क्या कहलाता है, ये क्या हुआ वेव का, और ये क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन। 100% नहीं होता ना रिफ्लेक्शन, कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। जब रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्ट होकर जो लूप यहाँ पहुंचा था उसका रिवर्स लूप पहुंचेगा, यानी यहाँ पे जो लूप पहुंचेगा वो कौन पहुंचेगा, इसका अपोजिट, यानी फेज चेंज हो गया कितने का, ये है इंसिडेंट वेव और ये कौन हो गई, रिफ्लेक्टेड वेव। और ये v2 से चले, ये कौन सी वेव है, रिफ्रैक्टेड वेव है, ये कौन सी वेव है, इंसिडेंट वेव है। तो ये इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, तो फेज चेंज मिला देखो कितने का, 180 का या पाई का। रिवर्स लूप, अगर यहाँ पे ये ऐसी लूप पहुंचती तो कितना फेज चेंज आता है, 0 डिग्री, कोई फेज चेंज नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फेज चेंज ऑफ पाई कब हुआ रिफ्लेक्शन, जब रेयरर से चल के डेंसर की बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होगा। देखो रेयरर से चल के डेंसर की बाउंड्री से जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव के बीच में फेज चेंज होगा कितने का, 180 डिग्री का। तो ये जो होगा फेज चेंज ऑफ पाई, फेज चेंज ऑफ पाई और 180 डिग्री। समझ गए नहीं, अगला लिखो जल्दी से धाएं से, ठीक है बच्चों। अब क्या है, लिखो व्हेन वेव ट्रैवल फ्रॉम, इसी में दूसरा पॉइंट रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में, ये पहला पॉइंट था, ये पहला पॉइंट था, बी पॉइंट लिखो, व्हेन वेव ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम, यानी अब किधर को जर्क दिया स्ट्रिंग को, डेंसर मीडियम में वेव प्रोड्यूस करी, तो डेंसर मीडियम में वेव प्रोड्यूस करेंगे तो वेव डेंसर से रेयर की तरफ को चलेगी, ठीक है। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बाउंड्री इट सफर्स नो फेज चेंज, इट सफर्स नो फेज चेंज, ठीक है। अगर वेव कहां से कहां चल रही है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम चल रही है, यही मीन्स अब वेव को हमने प्रोड्यूस कराया यहां, देखो वेव यहां प्रोड्यूस कराई गई v2 वेलोसिटी से, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद जब रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होगी और कुछ ट्रांसमिट होगी, तो यहाँ पे जब वेव पहुँचेगी है तो इट सफर्स नो फेज चेंज, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, और ये आगे को ट्रांसमिट भी होगी एनर्जी, ये ट्रांसमिटेड वेव है, रिफ्रैक्टेड वेव है, ये v1 वेलोसिटी से चल जाएगी, नो फेज चेंज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है। तीसरा लिखो रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड का मतलब क्या है बच्चों, स्ट्रिंग का ये वाला एंड जो है, ये जो एंड है, ये जिस एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है ये एंड फिक्स है, ये एंड। जब हम स्ट्रिंग को जर्क देते हैं, जब स्ट्रिंग को यहाँ वाइब्रेट करते हैं तो एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग ऊपर नीचे मूव करता है एक्सेप्ट दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट फिक्स है, अपनी जगह से हिल नहीं रहा बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे गिटार की स्ट्रिंग है उसका एंड क्या होता है, फिक्स्ड। तो फिक्स एंड से जब रिफ्लेक्शन होगा, आपने ये वेव प्रोड्यूस कराई, तो फिक्स एंड से जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद जब वेव यहाँ पहुँचेगी तो फेज चेंज मिलेगा फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड है ये, फेज चेंज मिलेगा पाई या 180 डिग्री का।
फेज चेंज ऑफ पाई और 180 डिग्री। ठीक है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, अगर फ्री एंड से रिफ्लेक्शन देखें हम, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, ये 4 बातें याद करनी है। ठीक है। फ्री एंड, फ्री एंड का मतलब क्या है कि एक रिंग में एक स्ट्रिंग को ऐसे बांध रखा है, अटैच किया हुआ है, और फ्रिक्शनलेस रिंग है, और इस रिंग को ऐसे इस रॉड के अंदर डाला हुआ, फ्रिक्शनलेस रिंग। ठीक है। अब ये फ्री एंड है, जब हम यहाँ पे वेव प्रोड्यूस करेंगे, जर्क देंगे इसको, तो वेव प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होगा, ये रिंग जो है ऊपर नीचे मूव करेगी। ठीक है, यानी ये एंड जो है वो क्या है, फ्री है, फिक्स नहीं है। ठीक है, इसका मूवमेंट होगा ऊपर नीचे ना। ठीक है, तो ये एंड फिक्स नहीं है, फ्री एंड है। तो फ्री एंड से जब रिफ्लेक्शन होगा, तो फ्री एंड से अगर वेव प्रोड्यूस कराई आपने, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, फ्री एंड से रिफ्लेक्शन के केस में नो फेज चेंज। No phase change after reflection.